प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस ज्ञान की दुनिया में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ये सब मॉलिक्यूल कैसे और कहाँ डाइजेस्ट होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट 3 वीडियोस के लिंक मेंशन है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देख पाए वो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के साथ। डाइजेशन में हमने देखा था कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल में, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल में। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो माइक्रो मॉलिक्यूल आपका बन गया, अब वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर। किसके थ्रू? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें छोटा मॉलिक्यूल या फिर हम बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आपके ब्लड या लिम्फ में जाते हैं। किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिफरेंट तरीकों से होता है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब होता है इनका? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये कैसे होता है आपका? अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। बात करते हैं एक्टिव की, तो ये पैसिव से अपोजिट होता है, मतलब यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कैसे होगा आपका? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड। इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है आपका, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैरियर क्या करता है? मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों तरीकों से ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पे आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं आपके? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इसके अलावा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होते हैं। और फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इनके ट्रांसपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं हम। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर, मतलब जहां पानी ज्यादा होगा वहां से पानी कहां जाएगा? जहां पानी कम है, मतलब फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। बात करते हैं एक्टिव की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दिया क्या होता है आपको? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं? तो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और सोडियम आयंस। तो कॉमन पॉइंट फिर से दोहरा रहा हूं मैं आपका कि वो क्या है आपका? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये दो मॉलिक्यूल तीनों तरीकों से ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की तरफ। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल तो होते नहीं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। क्या किया जाए? कैसे इनको ब्लड के अंदर मूव करवाया जाए? तो बाइल सोल्ट जिंदाबाद। तो बाइल सोल्ट क्या करते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, और क्या बन जाते हैं? माइसिल्स। क्या बन जाते हैं? माइसिल्स। और ये माइसिल कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? आप देख सकते हैं राइट साइड में मैंने एरो बना के लिखा हुआ है, पूरा का पूरा समराइज किया हुआ है इसको। तो माइसिल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ल्यूमन का मतलब खाली स्पेस। अब ये माइसिल कहाँ मूव करते हैं? तो ये मूव करते हैं इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, या हम बोल सकते हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स का मतलब साइट मतलब सेल, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के सेल में एंटर करते हैं, और क्या बन जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। और काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? तो ये छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है। और फिर ये काइलोमाइक्रोन्स कहां पे मूव करते हैं? तो ये जाते हैं लिम्फ वेसल में। कौन से लिम्फ वेसल में? लैक्टियल में। और फिर वहां से वो जाते हैं ब्लड के अंदर।
तो इस तरीके से आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, आपके इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो बाइल सोल्ट क्या करते हैं, इनको माइसिल में कन्वर्ट करते हैं। माइसिल कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, या फिर हम बोल सकते हैं एंटेरोसाइट्स में। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं आपके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइड में, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड दी काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है, प्रोटीन की कोटिंग। और ये कहाँ बनते हैं आपके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर एंटेरोसाइट्स में। फिर ये कहाँ चले जाते हैं आपके, लिम्फ सेल, कौन सी, लैक्टियल। फिर लास्ट में कहाँ जाएंगे, ब्लड में। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं और ये कहाँ बनते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, तो दे आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। तो फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर किसकी कोटिंग आ गई, प्रोटीन की कोटिंग आ गई, उसे हमने क्या बोला, काइलोमाइक्रोन्स। आगे हम बात करते हैं, ये समरी दी हुई है एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, कि माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो माउथ में क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो कुछ ड्रग्स, मतलब कुछ दवाइयाँ एब्जॉर्ब होती हैं, जो कि म्यूकोसा में क्या होता है आपका, माउथ में म्यूकोसा की लेयर होती है, तो उसके थ्रू वो आपकी ब्लड में चले जाती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि आपने नाम सुना होगा विक्स, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। तो विक्स की गोली और ऐसी बहुत सारी लॉजेंजेस आती हैं, टेबलेट्स आती हैं, जो कि डायरेक्टली आपकी माउथ में ही म्यूकोसा के थ्रू कहाँ चली जाती है, ब्लड में। ठीक है, तो ये माउथ में अगर हम बात करते हैं, माउथ की म्यूकोसा में, और जो टंग का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से भी आपकी एब्जॉर्ब हो सकती हैं, सीधा कहाँ जाएंगी, ब्लड में। तो माउथ में क्या एब्जॉर्ब हुआ, सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर्स मतलब मोनोसेक्राइड्स की हम बात कर रहे हैं, और एल्कोहल। ठीक है, तो वाटर, सिंपल शुगर्स और एल्कोहल, ये एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्टमक में। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, तो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो आंसर क्या आएगा, जेजुनम। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं म्यूकोसा के थ्रू, और कहाँ चले जाते हैं, ब्लड और लिम्फ में। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे, जेजुनम पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर होता है, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ दवाइयाँ, वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, अब क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ना, जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल ब्लड में चले गए, अब वो कहाँ जाते हैं, टिश्यूज में जाते हैं, और उन मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, ताकि एक्टिविटीज़ हम कर सकें। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो एनर्जी कैसे आएगी आपकी, तो अगर हम बात, वो एनर्जी आएगी आपकी मॉलिक्यूल से। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो कहाँ जाते हैं, टिश्यूज के अंदर, और उनको यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, और आप जानते हो कि कौन सी एनर्जी बनती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होता है, एटीपी, है ना। तो एटीपी जो है वो यूज होते हैं, और फिर हम काम कर पाते हैं कोई भी। उसके बाद क्या हुआ, आपका डाइजेशन हो गया, जिसमें आपका बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, एब्जॉर्प्शन में वो छोटा मॉलिक्यूल ब्लड में चला गया, और फिर हमें मिल गई एनर्जी, है ना, एसिमिलेशन। और फिर क्या होता है आपका, इजेक्शन, यानी कि जो खाना पच नहीं पाता, कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पच नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो वो क्या होते हैं आपके, वो बाहर निकल जाते हैं, जिसे बोलते हैं इजेक्शन या फिर डिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव फेज जो होता है आपका, वो सॉलिडिफाई हो जाता है किसमें, कोहेरेंट फीसेस में, फीकल मैटर जिसे हम बोलते हैं, कहाँ पे, रेक्टम में। और फिर एक रिफ्लेक्स आता है, न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स आता है, और उससे क्या होता है, आपको अर्ज होती है, डिजायर होती है कि भाई अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, अब इस फीकल मैटर को हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा, और इस फीकल मैटर को बाहर निकालने को एनल ओपनिंग से हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम, डिफिकेशन या फिर इजेक्शन। और ये क्या होता है, वॉलंटरी प्रोसेस होता है, आपके कंट्रोल में ही होता है ना, आप नहीं चाहोगे थोड़े कि अपने आप ही निकल जाएगा,
चाहोगे तभी निकलेगा, तो वॉलंटरी प्रोसेस होता है। और कैसे होता है आपका ये मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, मतलब मूवमेंट्स होती हैं उसकी, तभी वो आगे की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम डिसऑर्डर्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये किसकी वजह से होती है आपकी, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या कई बार ये आपकी पैरासाइट की वजह से भी हो जाती है। पैरासाइट जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। तो कई बार हमारा जो इंटेस्टाइन की ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है इनकी वजह से, बैक्टीरिया, वायरस और कुछ पैरासाइट्स की वजह से। फिर आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन है, पीलिया। तो इसमें क्या होता है, आपका जो लीवर होता है वो अफेक्ट हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, बाइल पिगमेंट्स बताया था आपको, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। तो उनकी वजह से क्या होता है, और आपको पता है ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है, आईज होती हैं, वो किस कलर की हो जाती हैं, येलो कलर की। ठीक है, तो जॉन्डिस में क्या होता है, आपका लीवर अफेक्ट होता है और बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो स्किन है, त्वचा है और आंखें हैं, वो किस कलर की हो जाती हैं, येलो। एक बार क्वेश्चन आया था 2010 में, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन थे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या आंसर था उसका, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम। वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना। तो इसमें क्या होता है, स्टमक के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो फूड होता है, वो कई बार माउथ से बाहर निकल आता है। स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है वो माउथ से बाहर निकल आता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। और ये कैसे होता है, तो इसे कंट्रोल करता है एक सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर जैसे हम बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। किसमें होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ये किसका पार्ट होता है, आपका ब्रेन का पार्ट। कौन से ब्रेन का पार्ट, हाइंड ब्रेन का पार्ट, है ना। तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है आपका, ब्रेन के किस पार्ट पे, मेडुला ऑब्लेंगेटा में। ठीक है, और पहले हमें एक फीलिंग आती है नोजिया की, है ना, वॉमिटिंग से पहले। जब वॉमिटिंग आती है, मतलब जब स्टमक का कंटेंट माउथ से बाहर निकल रहा है, उससे पहले एक नोजिया की फीलिंग आती है, तब फिर हमें वॉमिटिंग आती है। और डॉक्टर्स कौन कौन सी ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लिए, तो जनरली ऑन्डेंसेट्रॉन प्रिस्क्राइब की जाती है, याद रखना, ऑन्डेंसेट्रॉन है, और इसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड। ये दो दवा हैं जो जनरली दी जाती हैं वॉमिटिंग के लिए। फिर आता है डायरिया। डायरिया का मतलब दस्त लगना। तो इसमें क्या होता है, जो बॉवल मूवमेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो बॉवल जो मूवमेंट है, जो खाना आगे जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एबनॉर्मल। और इसकी वजह से क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता और वो लिक्विड की फॉर्म में आपका बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल लिक्विड लिक्विड आपका बाहर निकलता है इसमें, तो इसे बोलते हैं डायरिया। और जब ऐसा होता है तो खाने का एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब ये डायरिया जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। कई बार इन्फेक्शन की वजह से होता है और कई बार बिना इन्फेक्शन के भी डायरिया हो जाता है। तो कई बार बिना इन्फेक्शन के लिए जब डायरिया होता है तो हम ORS देते हैं। ORS का एक पैकेट आता है, ORS को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन। इसमें आपका नमक होता है, चीनी होती है और पोटेशियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक ORS के पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल के घुट घुट करके पीते रहो। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ दवा होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, ये देते हैं जब हम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है, तब ये दवा देते हैं। कौन सी, नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल। आगे बढ़ते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो फीकल मैटर होता है वो आपका रेक्टम के अंदर रिटेन हो जाता है, वहीं पे रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। और इसमें क्या होता है, जो बॉवल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, इर्रेगुलर होती है ना, रेगुलर नहीं होती। और इसमें क्या देंगे हम कॉन्स्टिपेशन में, तो इसमें हम सिरप देते हैं एक लैक्टुलोज, है ना, लैक्टुलोज सिरप आता है या क्रिमिफिन सिरप आता है। क्रिमिफिन सिरप में क्या होता है, आपका लिक्विड पैराफिन होता है और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक खास पॉइंट जो है वो याद रखने वाला कि डायरिया के केस में हम कौन से सॉल्ट देते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट। कौन से सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट। और कॉन्स्टिपेशन के केस में कौन से सॉल्ट देते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट। फिर आता है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा पेट बिल्कुल भरा भरा सा है, बिल्कुल फुलनेस की फीलिंग आती है। और कारण क्या होते हैं इसके, पहला कारण है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। जो एंजाइम है वो भरपूर मात्रा में सिक्रीट नहीं होते। एंजाइम अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा तो खाना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि एंजाइम ही तो डाइजेस्ट करवाते हैं। तो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। इसके अलावा एंजाइटी, टेंशन होना, उसकी वजह से भी खाना अच्छे से नहीं पच पाता। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी नहीं पच पाता।
ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग होता है तब भी नहीं पच पाता, स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसमें कॉजेज दिए हुए थे आपके इंडाइजेशन के, है ना, लिखा होता इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग। तो ये लक्षण किस बीमारी के हैं? तो आंसर क्या था? इंडाइजेशन। ये 2012 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में दो बीमारी और लिखी हुई हैं, मेरेस्मस और क्वाशियोकोर। ये हैं बीमारियाँ कुपोषण की, जो लोग बहुत मतलब एक तरह से जिनको प्रोटीन्स नहीं मिल पाते, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाते, तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आती हैं बीमारियाँ। तो नाम क्या है? मेरेस्मस और क्वाशियोकोर। याद रखने का तरीका क्या है? तो आपने एक मूवी देखी होगी पीके, पीके आमिर खान की एक मूवी आई थी पीके। तो पी का मतलब है प्रोटीन, पी का मतलब क्या है? प्रोटीन, और के का मतलब क्या है? क्वाशियोकोर। क्या है आपका? क्वाशियोकोर। तो जो प्रोटीन की कमी की वजह से बीमारी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाशियोकोर। ये ध्यान रखना है। पी के, पी मतलब प्रोटीन और के मतलब क्वाशियोकोर। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बीमारी कौन सी होती है? क्वाशियोकोर। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी भी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी भी हो जाए, कैलोरीज ना हो, तो कौन सी बीमारी होती है? मेरेस्मस। देखते हैं एक बार। तो मेरेस्मस कब होती है आपकी? तो ये होती है इन्फेंट के अंदर, जो 1 साल से कम का बच्चा होता है उसके अंदर ये बीमारी होती है। और किसकी वजह से होती है? तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज, इन तीनों चीज़ों की कमी होती है तो बीमारी क्या होती है? मेरेस्मस। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें? तो पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, थिन लिम्स, प्रोमिनेंट रिब्स, रिब्स जो है दिखाई देते हैं अच्छे से बिल्कुल, रिंकल और थिन स्किन, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पतली सी स्किन हो जाती है, डायरिया, दस्त लग जाते हैं, और जो टिश्यू के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। क्वाशियोकोर कब होती है? ये थोड़े से बड़े बच्चों में, मतलब 1 से 5 साल, वो 1 से कम था, ये 1 से 5 साल के बच्चे को होती है। और सिर्फ किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, पीके से ध्यान रखना। और सिम्टम्स क्या होते हैं? एडिमा, एडिमा ध्यान रखना, मेरेस्मस में नहीं होता था, क्वाशियोकोर में होता है। एडिमा का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज। कई बार टिश्यू के अंदर क्या होता है आपका, फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो एडिमा में क्या होती है? सूजन आ जाती है। इसके अलावा पोर्ट बेली, मटका पेट, जो पेट होता है बिल्कुल फूल जाता है ना। इसके अलावा हेयर का कलर चेंज हो जाता है, रेडिश हेयर हो जाते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, तो दिमाग से भी पैदल हो जाता है इंसान और शरीर से भी अस्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ना बॉडी की ग्रोथ हो पाती ना ब्रेन की ग्रोथ हो पाती। थिन लिम्स, पतले हाथ पैर और डायरिया। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या हैं? थिन लिम्स, डायरिया, ये सब कॉमन है आपका। एडिमा ध्यान रखना, एडिमा और पोर्ट बेली आपका क्वाशियोकोर में होता है, ठीक है। तो ये पूछा आता है कई बार डिफरेंस, मेरेस्मस और क्वाशियोकोर में क्या डिफरेंस होता है आपका, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन विटामिन से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अभी भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन आपका, और एम्स में भी बहुत बार पूछा आता है क्वेश्चन। तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन क्या होते हैं? इसका नाम बताता है, विटामिन का मतलब होता है वाइटल एमीन्स। वाइटल मतलब जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवर किया था आपका फंक, FUNK। आप अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, इट वॉज डिस्कवर बाय फंक, FUNK। विटामिन को दो कैटेगरी में हमने यहाँ कैटेगराइज किया है, वन इज फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं आपके? A, D, E और K। कौन कौन से हैं? A, D, E और K। और बाकी बचे हुए जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं B1, B2, B3, मतलब बी वाले सारे, और विटामिन सी, ये क्या होते हैं आपके? वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पे मैंने विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, और अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो लिखा हुआ है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स और उनके नाम। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं देता। और क्या होता है? ज़ीरोफ्थैल्मिया, इसे बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, मतलब जो आईबॉल होती हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, क्या बोलते हैं? ज़ीरोफ्थैल्मिया। फिर विटामिन डी, इसे बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल क्यों बोला? कैल्सी मतलब कैल्शियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है आपका? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। किसमें हेल्प करता है आपका? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो बच्चों के अंदर क्या दिक्कत आती है? बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स। बच्चों के अंदर क्या होता है? रिकेट्स। और बड़ों के अंदर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया।
दोनों के अंदर चीज़ें वही होती हैं, मतलब जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बिल्कुल वीक हो जाती हैं। लेकिन बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं हम वर्ड, रिकेट्स, और बड़ों के अंदर क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, फिर बात करते हैं विटामिन ई की, इसे बोलते हैं टोकोफेरॉल। अगर हम बात करते हैं इस विटामिन की, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेलर। तो इसीलिए कई बार जो कपल बच्चे पैदा नहीं कर पाते तो डॉक्टर जनरली ये प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन ई की टेबलेट्स इनिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। फिर विटामिन के, ये विटामिन के जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, मतलब फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। फिर बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, जैसे कि B1 को बोलते हैं हम थियामिन। क्या बोलते हैं हम, थियामिन। इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, बेरी बेरी। क्या हो जाता है, बेरी बेरी। और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एडिमा। एडिमा का मतलब बताया था, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज, टिश्यू के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड। इसके अलावा मसल वेस्टिंग, मतलब हमारी मसल्स थक जाती हैं बहुत जल्दी। विटामिन B2 क्या बोलते हैं हम, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, चिरोसिस। चिरोसिस में क्या होता है, जो हमारे लिप के कॉर्नर्स होते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिरोसिस। B3 की बात करें, इसे बोलते हैं नियासिन। क्या हो जाता है इसकी कमी की वजह से, पेलेग्रा। क्या हो जाता है, पेलेग्रा। और इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस। आइटिस जहां भी वर्ड आ जाए ध्यान रखना, जहां पे भी सफिक्स में आइटिस आ जाए, ITIS, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और अगर हम बात करें डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। इसके अलावा क्या होता है, डायरिया, दस्त लग जाते हैं। फिर B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। 5 का मतलब पेंट, तो पेंटोथेनिक एसिड। इसमें भी क्या होता है आपका, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, और लॉस एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो हमारे हेयर फॉल हो जाता है और हेयर का कलर चेंज हो जाता है। B6 की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं हम, पायरिडॉक्सिन। इसमें भी क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, खून की कमी हो जाती है मतलब एनीमिया हो जाता है, और मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है। B7 की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं बायोटिन या विटामिन H बोलते हैं। इसकी कमी की वजह से भी क्या होता है, हेयर फॉल। तो आपने देखा B5 और B7 की कमी की वजह से क्या होता है आपका, हेयर फॉल। तो इसलिए B5 और B7 आपको बहुत ज़्यादा लेना है अगर आप चाहते हो कि आपके जो हेयर फॉल ना हो। B5 B7 किस में होता है आपका, जैसे कि नट्स में होता है आपका, आलमंड्स में होता है ना, ब्रोकली में होता है, या फिर एग योक में होता है, वो ले सकते हो आप। फिर B9 की बात करते हैं, इसे बोलते हैं फॉलिक एसिड। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब मेगा मतलब बड़ा, मतलब इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। कैसे, आरबीसी का साइज तो बड़ा बड़ा होता है, लार्ज इमेच्योर आरबीसी होते हैं, बट उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेगलोब्लास्टिक। मेगा मतलब बड़ा, आरबीसी जो है वो बड़े हैं, इमेच्योर हैं, बट उसके अंदर क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, मतलब खून की कमी है। फिर B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 को क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबालामिन। और ध्यान रखना B12 जो होता है आपका, ये आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया। अब 2018 में नीट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड था। क्या था वो, उसमें ये था कि अगर पैराइटल सेल, याद है पैराइटल सेल कहाँ होते हैं, बताया था आपको, स्टमक के अंदर। पैराइटल सेल और क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। तो अगर पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल डैमेज हो जाते हैं तो क्या असर होगा, क्वेश्चन ये था। तो उसका आंसर ये था कि आरबीसी का प्रोडक्शन इंपेयर हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, आपको बताया था कि पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दो चीजें बताई थी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है आपका, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। किसमें हेल्प करता है आपका, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंपेयर हो जाएगा, आरबीसी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसलिए उसका आंसर ये था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि पैराइटल सेल नहीं होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लास्ट में आपका विटामिन C, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, स्कर्वी, ठीक है, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें से क्या हो जाता है, आपका खून निकलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नीचे लिखा मैंने आपका एंटी न्यूराइटिक विटामिन। एंटी न्यूराइटिक मतलब, न्यूराइटिक का मतलब क्या होता है, न्यूराइटिक का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, जो तंत्रिका होती हैं, जो मतलब इंपल्स को लेके जाती हैं ब्रेन तक या ब्रेन से लेके आती हैं, तो वो क्या होती है, इन्फ्लेम्ड, सूज जाती हैं। तो
तो अगर हम चाहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व ना हो तो उसके लिए कौन कौन से विटामिन हैं आपके, B1, B6, B12। तो बहुत बार ऐसा होता है जिनको नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें इम्पल्स अच्छे से जा नहीं पाती, ब्रेन की तरफ है, ब्रेन से आ नहीं पाती, तो उनको ये विटामिन देते हैं, B1, B6 और B12। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन A, C और E। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे विटामिन जो फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल क्या प्रॉब्लम करते हैं, ये कैंसर कोज कर सकते हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स कोज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं फ्री रेडिकल ना हो हमारी बॉडी में, तो क्या लेंगे हम, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E। और खूबसूरती जो प्रोवाइड करता है या जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन सा विटामिन है आपका, विटामिन E। तो आप जान सकते हो कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वाइटल एमीन्स। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार 2 मिनट में मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं इस वीडियो लेक्चर से। पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। बिल्कुल बढ़िया, क्या या हाँ, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, जेजुनम में, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि विटामिन B12 का काम क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये आपका आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि विटामिन B की कमी की वजह से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया, वेरी गुड। तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा न रह जाए। थैंक यू।